हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके बारे में हम शुरू करेंगे। तो एक वीडियो में ये पूरा चैप्टर टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, पूरा एक्ट हमारा। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या, उनके असेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और उनके टाइप्स इन शॉर्ट की उनके नेम्स जो है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या है कि थोड़ा सा ये पता हो कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत क्यों हुई, कब हुई, किस लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। तो जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था तब कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, उन कमर्शियल एक्टिविटीज़ को करने के लिए क्या है कि जो सप्लाई ऑफ कॉइन्स या पेपर करेंसी जो थी उस टाइम पे वो कम पड़ गई। अब वो ट्रांजेक्शन, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, सेल परचेज का काम है, वो पूरा करना ही है, कंप्लीट करना ही है। बट उसके लिए क्या है कि उतनी करेंसी, कॉइन्स या पेपर करेंसी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर उसके लिए एक अल्टरनेटिव की ज़रूरत थी कि जिससे जो है वो करेंसी की जगह उनसे काम चलाया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंग्लैंड में तो पहले से ही चलती थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो प्रेवलेंट थे इंग्लैंड में ही। तो अब उन्होंने क्या किया कि उसी चीज़ को जो है वो इंडिया में भी अप्लाई कर दिया। तो इसमें जो है वो उन्होंने फिर अपना इसके लिए ड्राफ्ट बनाया इसका, एक्ट का, और वो उसको अपने काउंसिल में पेश किया। और करते करते जो है ये अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो है वो उनकी काउंसिल में 19 दिसंबर 1881 को जो है उस काउंसिल ने उसे पास कर दिया। और ये जो एक्ट था फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882 यानी कि 1 मार्च 1882 को जो है ये एनफोर्स किया गया। और इस एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो बेसिकली जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जो है वो नाम से पता चलता है कि अगर हम इसको हिंदी में कहें कि विनिमय साध्य प्रलेख, तो जिनकी विनिमय मतलब जिनका ट्रांसफ़र हो सकती है, जिनको नेगोशिएट किया जा सकता है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गए बाय नेम अगर हम इसको देखते हैं। बट वैसे क्या है कि एक सिंपल से शब्दों में अगर कहें तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन को किसी सम ऑफ मनी के लिए एंटाइटल करता है, जो कि किसी दूसरे पर्सन ने उसको पर्सन को, पहले वाले पर्सन को पे करनी है। तो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जो है दैट इज नोन एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, की जिसमें जो है वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक पर्सन को जो है वो राइट मिल जाता है कि वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को दिखाकर जो है वो पैसे रिसीव कर सकता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में जो है वो डिफाइन किया गया है। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बियरर। की इसमें तो सिर्फ जस्ट उनके नाम बता दिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू द बियरर की जो परक्राम्य पत्र या फिर इनको विनिमय साध्य प्रलेख भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? प्रतिज्ञा पत्र जिसको हम प्रोमिसरी नोट कह रहे हैं, विनिमय पत्र जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं, एंड चेक का मतलब तो चेक ही है से होता है, जिसका भुगतान या तो आदेश के लिए या वाहक के लिए करना होता है। तो आदेश के लिए मतलब कि जिसका नाम पे, जिसका नाम आपने उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है उस पर्सन को देना है। वाहक का मतलब या फिर बियरर का मतलब है कि जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी पेमेंट रिसीव कर सकता है। कि अगर वो चेक मेरे पास है, बियरर चेक है, तो मैं उसकी पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। बट अगर उस चेक पे मेरा नाम लिखा है, ABCD XYZ जो भी नाम लिखा है, तो फिर वही ABCD या XYZ जो है उसको रिसीव कर सकता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो है वो इसके बारे में इतने ही बताया गया है। बट इसकी कुछ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं और दूसरी चीज़ों से। तो इसकी जो डेफिनेशन जो है एक्ट में जो बताई गई है वो बहुत ही लिमिटेड है। बट अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग केसेस में जो है वो इसकी डेफिनेशंस आई हैं। उन डेफिनेशंस के बेस पर जो है वो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की आती हैं। तो वो हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमें क्लियर भी हो जाएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं और उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला जो है दैट एंटाइटल्स द होल्डर ए सम ऑफ मनी। तो ये जो है एंटाइटल्स द होल्डर फॉर ए सम ऑफ मनी, की धारक को जो है वो धनराशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। मतलब जिसके पास, जैसे मैंने बताया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके पास भी वो है, बियरर है या फिर उसका होल्डर है, तो उस होल्डर को, उस बियरर को जो है वो उसके ऊपर जो है वो लीगल राइट मिल जाता है कि उसके जो भी सम ऑफ मनी, जितने का भी वो है, उतनी वो सम ऑफ मनी उस पर से रिसीव कर सकता है। एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो है वो इजीली उसको ट्रांसफर
किया जा सकता है। तो जो ट्रांसफर करेगा वो ट्रांसफरर हो गया, और जिसके नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया जाएगा वो हो गया ट्रांसफरी। कि मान लो ए को वो पैसे मिलने थे, अब ए ने जो है वो ट्रांसफर कर दिया बी के नाम पे, तो बी ट्रांसफरी हो गया और ए ट्रांसफरर हो गया। अब ए का जो राइट था उस पर पैसा रिसीव करने का, अब वो राइट जो है वो ट्रांसफर हो गया है बी के पास, अब पैसा जो है वो बी को मिलेगा। तो उसमें जो है वो ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी की, उसको जो है वो नेगोशिएट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। कि लीगली जो है राइट ऑफ ऑनरशिप जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, वो एलिमेंट होना इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में होना जरूरी है। देन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर के लिए दो तरह की हो सकती है, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं और दूसरा ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट्स उनको कहते हैं कि जिसमें जिसके पास भी, जो भी उसका होल्डर है, जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है, वो उस इंस्ट्रूमेंट पे पैसा रिसीव करने का जो है वो अधिकार उसको मिल जाता है। तो उसको हम बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। कि जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो चेक है, तो जिसके पास भी होगा उसको जो है वो पैसा रिसीव करने का राइट मिल जाता है। मतलब सिर्फ पोजेशन से, कि उसके पास उसका अधिकार है, उसके पास वो है, तो उसको जो है उस पर राइट मिल जाता है। और उसकी जो डिलीवरी है उसको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है? जस्ट बाय डिलीवरी। की ए ने बी को दे दिया, सिर्फ जस्ट डिलीवरी करी है, बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, तो डी के पास पहुंच गया, तो अब जो है वो डी के पास राइट है कि वो उसको पैसे को रिसीव कर सकता है, पैसा उस पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे प्राप्त कर सकता है। और दूसरा मैंने बताया आपको ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या बताया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था, वाहक पत्र जो आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट हो गया, और दूसरा जो है वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जिसका हम कहते हैं कि आदेश पत्र। तो उसमें क्या है कि उसके लिए उसकी ट्रांसफर, मतलब कि उसकी डिलीवरी तो होगी कि ए बी को देगा, बट उसमें उसकी एंडोर्समेंट भी की जाएगी। एंडोर्समेंट का मतलब कि वो लिखेगा कि जी ये जो है मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है, कि उसमें जो है वो उसका सिग्नेचर होंगे कि मैंने जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है। तो उसमें उसका ऑर्डर भी होगा प्लस उसकी जो है वो डिलीवरी, दोनों चीजें होंगी, तभी जो है वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या आदेश पत्र जो है वो एक से दूसरे के पास ट्रांसफर हो पाता है। तो इसमें जैसे है आपके पास बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको भी बता दिए। देन फोर्थ पॉइंट इज इट इज इन राइटिंग। कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसका राइटिंग में होना जरूरी है, कि ये लिखित में ही होगा। ओरल प्रॉमिस जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, उसको हम जो है वो लीगली कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो चैलेंज नहीं कर सकते। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है दे मस्ट बी इन राइटिंग। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जरूरी है कि दे मस्ट बी इन राइटिंग, कि वो राइटिंग में होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, तभी उनकी वैलिडिटी है। अदरवाइज जो है वो वैलिड नहीं होंगे, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो है उसको आप एनफोर्स नहीं करवा सकेंगे। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कि उसमें जो है वो जो मनी है, अमाउंट है, दैट मस्ट बी सर्टेन और डेफिनेट, की फिक्स्ड अमाउंट जो है उसके अंदर होनी चाहिए। कि ऐसा ना हो कि अलग अलग है या कंफ्यूजन है, तो वो जो अमाउंट है वो उसमें क्लियरली जो है वो साफ साफ जो है इसमें मेंशन होनी चाहिए। निश्चित धनराशि, उसको जो है वो आप जैसे हम कहते हैं कि जो अंकों में और शब्दों में जो है उसका लिखा होना जरूरी है, इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स, कि उसमें कोई वेरिएशन ना हो सके, कोई चेंज ना हो सके। कि जिसने पे करने हैं उसने जितने पे करने के लिए प्रॉमिस किया था उतने ही उसमें लिखे हों, और जिसने रिसीव करने थे ऐसा ना हो कि उसने जो है उसमें कोई चेंज कर दिया हो। इसलिए क्या है कि वो निश्चित धनराशि, और वो धनराशि जो है वो फिगर्स में और वर्ड्स में जो है उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। देन कंसिडरेशन शुड बी मनी ओनली, कि जो है इसमें प्रतिफल जो है वो सिर्फ मुद्रा में होना चाहिए, मतलब मनी में ही हो सकता है। और जिसमें जो है वो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, जैसे हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट, तो वही यहाँ पर भी है कि इसमें जो कंसिडरेशन है दैट शुड बी मनी ओनली, मनी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। कि अगर वो कहता है कि मुझे ए ने बी को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको 500 रुपये जो है वो 3 महीने के बाद पे कर दूंगा, तो वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा इन केस कि वो राइटिंग में है और सारी जो स्टैंपिंग वगैरह जो फॉर्मेलिटीज है उस पर पूरी की गई है। बट अगर उसी इंस्ट्रूमेंट में वो क्या लिख देता है कि मैं आपको जो है वो 500 रुपये प्लस एक बकरी या गोट, जिसको हम इंग्लिश में गोट कह सकते हैं, तो वो बकरी मैं आपको इतने 3 महीने के बाद दे दूंगा, तो वो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, क्योंकि बकरी जो है वो मनी नहीं है। तो सिर्फ जो है वो जो कंसिडरेशन है वो मनी में ही होना चाहिए। देन अनकंडीशनल की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए उसमें, जो है वो किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि जो सर्टेन नहीं है। कि अनसर्टेन इवेंट्स के ऊपर अगर वो डिपेंड कर रहा है
तब वो एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की जो है इस तरह कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि किसी कॉन्टिजेंसी पर वो डिपेंड करता है, तब हम उसको जो है वो वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। तो उसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। देन गुड टाइटल। गुड टाइटल का मतलब है कानूनी अधिकार। तो जो ट्रांसफरी है, जिसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसने लिया है, ट्रांसफरी मतलब जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया है तो बी जो है वो ट्रांसफरी हो गया। तो जो ट्रांसफरी है उसने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में कंसिडरेशन देकर लिया है, तो उसको जो है उसका बेटर टाइटल मिल जाता है एंड उसको हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसको क्या बोलते हैं? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो उसको जो है वो धारक या हो जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स उसको बोला जाता है कि उसके पास जो है वो टाइटल मतलब कि उसका अधिकार, जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो है उसको एक बेटर टाइटल जो है वो मिल जाता है, बेटर देन ट्रांसफरर। जो देने वाला है, अगर ए का टाइटल डिफेक्टिव है और बी ने जो है वो गुड फेथ में उससे जो है वो कंसिडरेशन पे करके अगर लिया है, तो अगर ए का टाइटल जो है वो डिफेक्टिव भी है बट बी का टाइटल जो है वो एक सही टाइटल माना जाएगा उसका। दैट मीन्स कहने का मतलब कि उसको जो है वो गुड टाइटल उसका मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे क्या है कि मान लो एक पर्सन है, उस पर्सन ने जो है उसको एक उसके पास बियरर चेक था, उस बियरर चेक को किसी चोर ने जो है वो चुरा लिया। बियरर चेक था, उसका चेक मिला हुआ था, मान लो ए ने बी को पेमेंट करी, ए ने बी को जो है वो चेक दे दिया, बी के नाम का चेक, या ए ने जो है वो बी को एक बियरर चेक जो है वो दे दिया। अब बी के पास वो बियरर चेक था, उस बियरर चेक को जो है वो मान लो किसी सी चोर ने जो है वो चुरा लिया। अब सी ने जो चोर ने चुराया उसको उसका सही टाइटल नहीं मिला क्योंकि उसने उसको चोरी से प्राप्त किया है। बी ने सी को ट्रांसफर नहीं किया था, तो सी का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, मतलब वो उसका मालिक नहीं है। सी जो है उस चेक के बदले में पैसे लेने का अधिकार नहीं रखता। बट सी ने क्या किया कि उस चेक को जो है वो डी को दे दिया और डी ने जो है उसके बदले में, उस चेक के बदले में जो भी कंसिडरेशन था या उसको कुछ पेमेंट कर दिया, उसको कुछ सामान दे दिया और उसके बदले में उसने डी ने जो है वो गुड फेथ में वो चेक उससे रिसीव कर लिया। और डी को ऐसा कोई डाउट नहीं था कि सी जो है वो एक चोर है या उसने जो है उसको गलत तरीके से एक्वायर किया है, और डी ने उसको जो है वो गुड फेथ में उससे अगर लिया है तो वो जो डी है उसका टाइटल जो है बेटर देन सी होगा। सी के पास राइट नहीं था उसका उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे रिसीव करने का, पैसे प्राप्त करने का, उसकी वैल्यू रिसीव करने का, बट डी के पास जो है वो अधिकार उसको मिल जाता है। दैट इज नोन एज गुड टाइटल। तो ये होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देन राइट टू स्यू इन ओन नेम, की वो अपने नाम से, कि जिसका के पास वो इंस्ट्रूमेंट है, जो होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका, तो वो जो भी लाइबल पार्टीज हैं जिन्होंने वो पेमेंट करनी है उन सब से वो पेमेंट रिसीव कर सकता है, अपने नाम से जो है वो केस फाइल कर सकता है। जैसे मान लो कि ए ने बी को वो चेक दिया था, बियरर चेक, अगर वो पेमेंट नहीं होती है तो बी जो है उस केस में ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो जो भी उसका होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो अगर उसकी पेमेंट नहीं होती है, डिसऑनर हो जाता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, डिसऑनर का मतलब कि अनादरण हो जाता है उसका, उसकी पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं की जाती है, तो जिसको पेमेंट मिलनी है वो पेमेंट देने वाले पे जो है वो केस फाइल कर सकता है अपने नाम से। देन प्रिजम्पशंस हैं इसकी, कुछ सेक्शन 118 एंड 119 में जो है वो कुछ प्रिजम्पशंस जो है वो बताई, इसमें मान्यताएं इसकी कुछ की कुछ हम मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। तो पहले से ही हमने प्रिज्यूम किया हुआ है, माना हुआ है कि ये सब चीज़ें जो उसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हैं, तो वो कौन कौन सी प्रिजम्पशंस हैं जिसको हम मान के चलते हैं। तो ये जो प्रिजम्पशंस हैं इसको कई बार अलग से भी आता है कि कौन सी प्रिजम्पशंस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम कौन सी प्रिजम्पशंस या कौन सी अजम्पशंस जो है वो मान के चलते हैं कि ये उसके अंदर है। तो वो अजम्पशंस हैं, उसमें पहला है कंसिडरेशन। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसने भी वो लिया है, जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उसका होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने उस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो लेने के लिए कोई वैल्यू पे की है या कोई कंसिडरेशन पे किया है, यानी कि कंसिडरेशन देने के बाद ही जो है उसने उस बिल को, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रिसीव किया है, प्राप्त किया है।
प्रिजम्पशन एज टू डेट, डेट के बारे में क्या प्रिजम्पशन होती है कि हमारी कि जिस जो डेट उस पर दिखाई दे रही है उसी डेट को जो है उसको बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है। कि जैसे चेक है, चेक पर जो डेट लिखी हुई है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रोमिसरी नोट है, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो जिस डेट को बनाया गया है वही डेट हम ये मान के चलते हैं कि जिस डेट को बनाया गया वही डेट उसके ऊपर लिखी हुई है। देन टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का समय, और एक्सेप्टेंस के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये जो एक्सेप्टेंस है वो भी जो है वो जिस डेट पे जो एक्सेप्टेंस की डेट लिखी गई है उसी डेट को जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। और वो जो एक्सेप्टेंस की डेट है दैट इज आफ्टर कि जब उसको बनाया गया था उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया गया है। और दूसरी बात जो इसकी एक्सेप्टेंस है दैट इज बिफोर मैच्योरिटी, की मैच्योरिटी से पहले ही उस प्रोमिसरी नोट को, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में भी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं कि जिसमें जो है वो लिखता है कि ये पैसे जो है दूसरा पर्सन मुझे पे करेगा, लेने वाला उस बिल को लिखता है और जिसने पैसे देने होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो लिखने वाले ने लिख दिया कि ये पर्सन मुझे इस टाइम पे करेगा, उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है दैट शुड बी बिफोर मैच्योरिटी, कि अगर उसकी 3 महीने की मैच्योरिटी है तो उससे पहले ही उसकी जो है वो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तभी ये हम चीज़ें मान के चलते हैं कि इसमें ऐसा हुआ है कि उसकी एक्सेप्टेंस उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले हो गई है। देन टाइम ऑफ ट्रांसफर, कि अगर उसकी ट्रांसफर की गई है, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो जो उसकी ट्रांसफर है दैट इज बिफोर मैच्योरिटी, की उसकी मैच्योरिटी से डेट से पहले उसकी ट्रांसफर हो गई है। क्योंकि मैच्योरिटी के बाद क्या है कि उस जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हो सकता है कि उसकी पेमेंट हो चुकी है, जब पेमेंट हो चुकी है तो फिर जो है वो पे करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है, तो उसके बाद उसका ट्रांसफर का कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, तो ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए क्या है कि उसकी जो ट्रांसफर है उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि दैट इज बिफोर इट्स मैच्योरिटी, की उसकी ट्रांसफर जो है उसकी मैच्योरिटी से पहले ही की गई होगी। देन ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट्स जैसे मैंने बताया था कि आपके जो अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स में जो है उसमें लिखना पड़ता है कि मैं जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज या ये प्रोमिसरी नोट जो है वो इस पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो इतना तो वो उसमें लिखना पड़ेगा। दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट, कि उस लाइन को जो लिखा जा रहा है दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट। तो और वो जो एंडोर्समेंट्स हैं वो उसी सीक्वेंस में लिखी गई हैं जिस सीक्वेंस में उसकी एंडोर्समेंट्स की गई हैं। तो अगर ए ने बी को किया है तो पहले ए और बी वाली है, फिर बी ने सी को किया है तो बी और सी वाली उसके बाद लिखी गई है, फिर सी ने डी को किया है वो उसके बाद लिखा गया है, डी ने फिर आगे ई को कर दिया है तो वो लाइन वो एंडोर्समेंट उसके बाद लिखी गई है। यानी कि ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट का मतलब कि जिस सीक्वेंस में वो एंडोर्समेंट्स की गई हैं उसी सीक्वेंस में उन एंडोर्समेंट्स को जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जो है वो नोट किया गया। देन एज टू स्टैंप, स्टैंप के लिए कि क्या है कि जो भी आपके ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर प्रॉपर स्टैंपिंग इनकी होती है कि जितने भी अमाउंट के ये बने हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की कुछ स्टैंप्स लगती हैं। तो वो स्टैंप्स जितनी भी रिक्वायर्ड स्टैंप्स हैं उसके लिए वो ड्यू स्टैंप्स जो है उसके ऊपर वो लगाई गई हैं। और इन केस की अगर वो इंस्ट्रूमेंट खो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके ऊपर जो वो दैट वाज ड्यूली स्टैम्प्ड, कि उसमें जो है वो स्टैंप्स की जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की गई हैं। देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, यथाविधि धारक, होल्डर इन ड्यू कोर्स मैंने अभी बताया आपको कि होल्डर इन ड्यू कोर्स की वो पर्सन जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पर्सन जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। दैट मीन्स कि जिस भी पर्सन के पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में और बाय पेइंग कंसिडरेशन, गुड फेथ में लिया है, कंसिडरेशन पे किया है, तो ये हम मान के चलते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो अपोजिट पार्टी के ऊपर बर्डन हो जाता है कि वो प्रूव करे कि जो होल्डर है जिसके पास वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसके पास राइट नहीं है कि वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जो है वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। मतलब अमाउंट रिसीव करने का अधिकार अगर उसके पास नहीं है तो वो पे करने वाली पार्टी को यानी कि दूसरी पार्टी को जो है वो अपोजिट पार्टी को प्रूव करना पड़ता है। बट कोर्ट ये मान के चलती है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जो भी उसका होल्डर है जो भी उसका बियरर है उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। दैट मीन्स कि उसने गुड फेथ में कंसिडरेशन पे करके उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्राप्त किया है। देन प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध करने का प्रमाण, कि इन केस की अगर जो है वो बिल वो जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है तो कोर्ट मान के चलेगी कि जो है वो डिसऑनर हो गया है। इन केस की अगर उसमें उसका कोई प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट की मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो डिसऑनर नहीं हुआ था, तो अदरवाइज जो है ये मान के चला जाएगा कि वो बिल जो है वो डिसऑनर हुआ जब तक वो डिसअप्रूव नहीं हो जाता। मतलब उसको आप प्रूव नहीं कर पाते कि डिसऑनर नहीं हुआ था, तो अगर डिसऑनर के लिए कोर्ट में केस फाइल किया था तो कोर्ट मान के चलेगी कि वो बिल एक्चुअल में डिसऑनर
हुआ था, दैट मीन्स कि उस बिल की पेमेंट या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट नहीं हुई है। तो ये थी कुछ इसकी असेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो है होनी चाहिए, और ये प्रिजम्पशंस थी जिनके हम मान के चलते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी में ये जो है अजम्पशंस हमें मान के चलते हैं कि ये सब एलिमेंट्स उसके अंदर इसी तरीके से दिए हुए हैं। और साथ ही इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास प्रोमिसरी नोट है, उसको अंडर सेक्शन 4 जो है वो डिफाइन किया गया है। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं जिसको विनिमय पत्र बोलते हैं, और अंडर सेक्शन 5 उसको डिफाइन किया गया है। देन चेक्स जिसको अंडर सेक्शन 6 जो है डिफाइन किया गया है। और कुछ और दूसरी सिक्योरिटीज़ हैं जिसको डिफरेंट सेक्शंस में जो है वो डिफाइन किया गया है। उनके बारे में जो है हम आने वाली वीडियोस में जो है वो पढ़ेंगे। अभी आज की वीडियो में इतना ही है। इसमें जैसे आपकी अदर सिक्योरिटीज़ में इनलैंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स, बियरर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड, टाइम इंस्ट्रूमेंट्स, तो इस तरह के कुछ अलग अलग सेक्शंस में जो है वो डिफाइन किए गए। तो ये जो इसके टाइप्स हैं इनको हम डिटेल में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।